जय हिंद बाबू लोग। आज के क्लास में हम लोग यूनिट सेल में एटम्स की संख्या पढ़ेंगे कि किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानना है। आज का क्लास शुरू करने से पहले कल पीछे के क्लासों में जो बातें हम लोग पढ़े थे हम एक बार उसको रिपीट करवा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। पीछे के क्लास में हम लोग पैरामीटर पढ़े थे, पैरामीटर के आधार पे क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, उसके पहले हम लोग यूनिट सेल पढ़े थे। देखो, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि आप यूनिट सेल को पढ़ लें, या तो शायद आप मेरा वीडियो देखें या किसी और का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिट सेल जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी कठिनाई महसूस होगी समझने में। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, आप यूनिट सेल वाला टॉपिक पढ़ लेंगे या किसी और के वीडियो से पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यूनिट सेल आना चाहिए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन a unit cell। कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। संख्या का निर्धारण। चलिए, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण जानना है, ठीक। चलिए मैं लिख देता हूं। हम जानते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण असंख्य यूनिट सेल के द्वारा होता है, जिनके प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर बोल दीजिए तो, लैटिस पॉइंट पर एक अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कण नियत भाग कण का, प्रत्येक कण का नियत भाग ही किसी यूनिट सेल में योगदान कंट्रीब्यूशन करता है। देखिए, हम जानते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण असंख्य यूनिट सेल के द्वारा होता है, जिनके प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर एक अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कण का नियत भाग ही किसी यूनिट सेल में योगदान करता है। पूरे के पूरे पार्ट्स नहीं करते हैं, या तो कर्नल वाला करेगा, या बॉडी वाला करेगा, या फेस वाला करेगा एटम, या उसके एड्स पे जो एटम्स होंगे वे कंट्रीब्यूशन करेंगे। आइए इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं। वी नो दैट क्रिस्टल लैटिस और सिस्टम SYSTM is made up of
ए वेरी लार्ज नंबर of unit cell and every lattice point is occupied by one constituent particles नीचे दिख रहा है, ये लाइन भी नहीं दिखा, constituent particles a fixed part दिख रहा है इधर साइड में, a fixed part of each particles are contribute in a unit cell। क्लियर है? देखिए इंग्लिश में लिख लिए। अब इसमें यूनिट सेल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन एटम्स का देखेंगे, और एटम्स के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि उसके बॉडी में अगर एटम होते हैं तो उसका कितना पार्ट्स कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्नर पे होते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, इन चीज़ों को हमें जानना है, और इन चीज़ों को जानने के लिए हमें 4 रूल पढ़ने होंगे। 4 रूल में पहला कॉर्नर पर उपस्थित होगा तो उसका कितना भाग पार्ट्स कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में। दूसरा फेस पे होगा तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में। तीसरा बॉडी पे होगा तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा। चौथा एड्ज पर होगा तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा। यानी 4 रूल होंगे इससे रिलेटेड। तो आइए सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि किसी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे फर्स्ट वाला, कॉर्नर पे पर उपस्थित परमाणु या एटम। कॉर्नर पे उपस्थित परमाणु या एटम, बोलिए 8 यूनिट सेल से शेयर्ड रहता है। शेयर्ड यानी साझाकृत, साझाकृत रहता है। अतः इसका 1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करेगा, योगदान करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर पे उपस्थित परमाणु 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड रहता है, अतः इसका 1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करेगा, योगदान करेगा। आइए इसको पहले इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं। 1 कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम involved in 8 unit cell, so its contribution in 1 unit cell equal to 1/8। देखिए 1 कॉर्नर एटम इन्वॉल्व्ड इन 8 यूनिट सेल, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल इक्वल टू 1/8। यानी एक कॉर्नर पे जो पॉइंट है, एक कॉर्नर पे जो एटम है, वह एटम 8 यूनिट सेल द्वारा कंट्रीब्यूट रहता है। समझते हैं, पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद हम फिगर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां एक हमने क्रिस्टल लैटिस का निर्माण किया,
और अभी हमने चर्चा किया कि एक कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल द्वारा होता है, यानी 8 प्लेट द्वारा हो जाएगा। इसलिए वह किसी यूनिट सेल में, सिंगल यूनिट सेल की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट होता है। ठीक, तो इसको चीज को समझ लेते हैं कि कैसे किसी भी कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 8 से होता है। चलिएगा, एक यहाँ इस कॉर्नर पे हम क्या करते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है बीच वाला, इस कॉर्नर पे हम एक एटम रख दिए और यह समझिए कि पूरा एटम है। यह एटम कितने पार्ट द्वारा घिरा हुआ यह समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक पार्ट, यानी नीचे देखिए यह एटम एक पार्ट, दूसरा नीचे आते हैं तो 3, इधर आते हैं तो 4, इधर आते हैं तो 5, यहाँ 6, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। देखिए यह कितने यूनिट सेल द्वारा घिर गया। यानी यह वाला एटम आपको एक छोटा सा कॉर्नर पे, यानी यहाँ कॉर्नर था, थोड़ा सा हम साफ करके एक बार और आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यह कॉर्नर हो गया, देखिए यहाँ छोटा सा कॉर्नर, इस कॉर्नर पे जो पॉइंट प्रेजेंट है यह पॉइंट 8 यूनिट सेल द्वारा कंट्रीब्यूट हो चुका है। यानी हम यूनिट सेल कौन कौन से हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर एक वाला प्लेट है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, दिख रहा। दूसरा नीचे आते हैं, तीसरा इधर आ गए 4, इधर आ गए 5, इधर आ गए 6, ऊपर गए तो 7, इधर आ गए तो 8, यानी इस एटम का 8 कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अर्थात यह पूरा 8 यूनिट सेल द्वारा पार्टिसिपेटेड हो रहा है। तो अब देखोगे कि एक एटम 8 से घिरा हुआ है, 8 के साथ शेयर्ड है। अतः हम आपसे पूछें कि इसका केवल किसी एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आप सीधा लिखोगे 1/8। अरे चेक कर लो ना, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। ये बात समझ में आया। इसी तरह से दूसरा रूल हम देखते हैं, तो दूसरा रूल सबसे पहले देखते हैं, फेस पर उपस्थित एटम 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। शेयर्ड यानी साझाकृत होता है। अतः 1.2 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में योगदान करता है। वन फेस सेंटर्ड एटम involved in 2 unit cell, so its contribution in 1 unit cell equal to 1/2। अब देखिए, यानी फेस पर अगर प्रेजेंट होगा तो वह 2 सेंटर यूनिट सेल द्वारा साझाकृत हो जाएगा। फेस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एक यूनिट सेल ले लो। आप यूनिट सेल ड्रॉ करो। यूनिट सेल बन गया। अब यूनिट सेल में एक फेस को, किसी एक फेस को ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, किसी एक फेस। अब यह फेस पर जो एटम प्रेजेंट है
यह 2 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड होगा। कैसे होगा? तो एक और यूनिट सेल इस फेस द्वारा हम बना सकते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए, इसको थोड़ा आगे, ऐसे हमने खींच ड्रॉ डालकर डाला और इसके साथ देखिए तो एक और यूनिट सेल बन गया कि नहीं बना। यानी यह बीच वाला जो यहां जो ई फेस दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, पेन मैंने चेंज कर लिया। यह जो फेस दिख रहा है, कलर दिख रहा है ना, चलिए यह फेस इधर वाले यूनिट सेल में भी है, इधर वाले यूनिट सेल में भी है, अर्थात यह एटम 2 यूनिट सेल द्वारा कंट्रीब्यूट हो गया। तो अब बात करें कि इस एटम का इस वाले यूनिट सेल में, यानी इधर वाले यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आधा कंट्रीब्यूशन इधर होगा, आधा कंट्रीब्यूशन इस वाले यूनिट सेल में होगा। अर्थात यह कितना पार्ट इधर शेयर कर रहा है, तो 1/2 पार्ट और 1/2 पार्ट इधर शेयर कर रहा है। ठीक, तो अर्थात किसी एक यूनिट सेल के फेस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, वह यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 पार्ट होता है, क्योंकि वह 2 यूनिट सेल द्वारा कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर है? अब इतना बात आपको समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन बातों को आप लिख लें। चलिए थर्ड नंबर हम देखेंगे। फेस की बात कर लिए, अब हम एड्स की बात करेंगे और बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे। चलिएगा थर्ड नंबर बोलिए। किनारों पर स्थित कण 4 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड यानी साझाकृत रहता है। अतः इसका 1/4 पार्ट ही किसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। लिखेंगे 1 एड्स सेंटर एटम involved 4 unit cell, so its contribution in 1 unit cell equal to 1/4। चलिए फोर्थ रूल भी लिख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार आपको समझा देते हैं। फोर्थ रूल, बॉडी में स्थित कण का यूनिट सेल में संपूर्ण यानी पूरा का पूरा योगदान होता है। पूरा का पूरा योगदान होता है। अतः पूरा का पूरा योगदान होता है। चलिए इसमें कुछ नहीं होगा, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, तब एक बार समझा देते हैं आपको। 1 बॉडी सेंटर्ड atom involved in 1 unit cell, so its contribution in 1 unit cell equal to 1। चलिए यहां किनारों की बात करते हैं।
तो किनारा सबसे पहले हम यूनिट सेल थर्ड वाले को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। दिखाई दे रहा है इधर साइड में? चलिएगा एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं बाबू मेरे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह आपका यूनिट सेल बन गया और इस यूनिट सेल में देखिएगा कंट्रीब्यूशन हम इसका देखने का प्रयास करें तो यह किनारा हो गया। किनारों की संख्या टोटल कितनी होती है? 12। तो इस किनारे पर जो यूनिट सेल प्रेजेंट है यह 4 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड रहता है। कैसे शेयर्ड रहता है इस बात को हम समझें। तो सबसे पहले इस किनारे को लेकर हम एक और यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, देखिए इस किनारे के द्वारा हमने क्या किया, एक और यूनिट सेल को ड्रॉ कर डाला। क्लियर है? फिर इसी किनारे से हम नीचे भी क्या कर सकते हैं, एक यूनिट सेल बना सकते हैं। फिर इसी किनारे को लेकर हम ऊपर भी एक छोटा सा यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। दिख रहा है ऊपर? हाँ चलिए, ऊपर दिख रहा है तो हम एक छोटा सा यूनिट सेल बना देते हैं। बहुत लंबा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए कितना यूनिट सेल बनाए हम? 4 यूनिट सेल बन गया। एक किनारा को लिए तो हम 4 यूनिट सेल बनाए और वह हमारा एड्ज था कौन सा, तो ए वाला दिखाई दे रहा। चलिए इसके द्वारा हमने एक यूनिट सेल पहले से बना हुआ था, दूसरा ड्रॉ कर डाला, ऊपर तीसरा ड्रॉ किया और नीचे चौथा ड्रॉ कर लिया। अर्थात एक किनारा पे जो एटम प्रेजेंट है वह 4 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड हो गया। तो जब 4 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन किसी एक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है, 1/4 पार्ट होगा और ज्यादा नहीं होगा। चेक कर लो ना, यानी एक एटम है 4 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड है, तो किसी 1 यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4 पार्ट होगा। क्लियर? उसी तरह से यहां कह रहा कि बॉडी पर, यानी सबसे पहले बॉडी में जो एटम प्रेजेंट होगा वह पूरा का पूरा एक यूनिट सेल में ही घिरा होता है, वह किसी अन्य यूनिट सेल द्वारा नहीं घिरा होता है। क्लियर है? किसी भी अन्य यूनिट सेल द्वारा जब नहीं घिरेगा तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे समझ लीजिए, यानी एक यूनिट सेल छोटा सा बन गया यहां। चलिए अब इसके बॉडी में एक हमने क्या किया, एटम को प्रेजेंट किया। अब यह किसी अन्य यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड नहीं हो सकता है, इसलिए इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एक होता है। क्लियर है? अब इन्हीं बातों को क्या करते हैं कि जैसे पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, पीछे के क्लास में हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्राइमेटिव यूनिट सेल, और प्राइमेटिव यूनिट सेल में चूंकि एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसमें 8 एटम हो जाएंगे। तो 8 एटम से रिलेट करके उसका टोटल एटम कितना होगा, यानी किसी प्राइमेटिव यूनिट सेल में टोटल एटम का कैलकुलेशन करेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 पार्ट पढ़े थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में चूंकि कॉर्नर के अलावे बॉडी पर भी होता है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावे फेस पर भी होते हैं, और इंड सेंटर्ड में हमने देखा कि कॉर्नर के अलावे 2 अपोजिट फेस पर भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिए थे कि आप मेरा लेक्चर पढ़ें या किसी और का लेक्चर पढ़ लें, लेकिन यूनिट सेल और उसका टाइप्स जरूर पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कॉर्नर पे एटम्स होते हैं कि फेस पर होते हैं, किस यूनिट सेल में फेस पर होंगे, किस यूनिट सेल में 2 अपोजिट फेस पे होंगे, किस यूनिट सेल में बॉडी में होंगे और किस यूनिट सेल में कॉर्नर पे होंगे। इन बातों को आप वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और उन्हीं चीज को हम लोग को क्या करना है, एक टेबल के द्वारा पढ़ लेना है कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में हम टोटल एटम की गणना करते हैं। सबसे पहले आप इनको लिख लें। थैंक यू।